भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कृषि यात्रा लगातार राजस्थान के दूरस्थ कोने कोने के क्षेत्र में पहुंच रही है और वहां किसान वैज्ञानिक संवाद का कार्यक्रम कर रही हैं। यह कार्यक्रम किसानों के लिए इतना लाभकारी है, इतना ज्ञानवर्धक है कि इसमें एक तरफ हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं और दूसरी तरफ हमारे किसान होते हैं। कृषि ज्ञान बढ़े, किसान अपनी उत्पादकता को बढ़ाए, किसान की जेब में साल भर पैसा आता रहे, किसान का जीवन स्तर सुधरे, किसान खुशहाल हो और किसान की समृद्धता और संपन्नता बनी रहे, इसी उद्देश्य से उनका संवाद करवाते हैं दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और वो भी किनके साथ? वैज्ञानिकों के साथ। जब वैज्ञानिक और हमारे किसान मिलेंगे तो किसानों को तकनीकी ज्ञान मिलेगा, किसानों को व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा, किसानों को खेती की जो नई नई जानकारियां हैं वो प्राप्त होगी, नई नई जो तकनीकें आती है खेती किसानी में उनसे किसान रूबरू होगा, तो वो वैज्ञानिकता के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ेगा। और यही मकसद है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन का। इसीलिए आज हमारी टीम आ पहुंची है कृषि विज्ञान केंद्र तवीजी अजमेर में। मेरे साथ आप देख रहे हैं एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल है और बीच में हमारे साथ आप देख रहे हैं इस समय दूरदर्शन केंद्र जयपुर की कार्यक्रम प्रमुख महोदया निदेशक सीमा विजय जी हैं। साथ में हमारे सहायक निदेशक कार्यक्रम राकेश जैन साहब हैं। साथ में हमारे ICAR राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर विनय भारद्वाज साहब हैं। साथ में कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे मुख्य वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर DS भाटी साहब हैं। हमारे NRCSS के YK शर्मा जी हैं। हमारे पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक महोदय हैं और पादप और कीट और प्रसार के अलग अलग एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, जिनका आपका अभी थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी, आपसे रूबरू होंगे और अलग अलग विषयों पे जानकारी देंगे। तो लीजिए अब हम हमारा कार्यक्रम शुरू करते हैं। किसान वैज्ञानिक संवाद कृषि विज्ञान केंद्र तवीजी अजमेर से आपके लिए। सबसे पहले हम कार्यक्रम के प्रारंभ में मिलते हैं सीमा विजय मैडम से, कार्यक्रम प्रमुख महोदया दूरदर्शन केंद्र जयपुर। उनसे जानते हैं कि क्यों आज कृषि प्रसार की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है और क्यों DD राजस्थान की कृषि टीम गांव-गांव किसान के खेत खेत तक पहुंच रही है, ताकि किसानों का कृषि ज्ञान बढ़े और वो अपडेट हो सके, अद्यतन हो सके और कृषि में अपनी भागीदारी निभाते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी को अच्छे से सुनिश्चित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने व्यस्त समय से, अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकाला है और यहाँ आए हैं। दूरदर्शन टीम की तरफ से, DD राजस्थान की तरफ से आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम। और हमारे कृषि कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम इसलिए भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस कार्यक्रम के ज़रिए हम ये कोशिश करते हैं कि दूर देहात ढाणियों में बसे हुए किसानों तक, कृषक महिलाओं तक हमारी टीम पहुंच सके, वैज्ञानिकों की बात उन तक पहुंचाई जा सके। कृषि के, पशुपालन के जितने भी उन्नत तौर तरीके आ रहे हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो किसानों के जन कल्याण के लिए हैं, महिला किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए है, नई तकनीक जितनी भी है, बैंक की लोन व्यवस्था जहां पर भी कृषकों के लिए कारगर साबित हो सकती है, उन सभी योजनाओं को आप तक पहुंचाया जाए। न सिर्फ ये, बल्कि जब आप लोग फील्ड में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, पशुपालन करते हैं, प्रतिकूल ऋतुओं में काम करते हैं, मौसम, हम जानते हैं कि राजस्थान में हम लोग बहुत तीव्र मौसम के परिवर्तन से गुजरते हैं। एक्सट्रीम्स पर सर्दी होती है और एक्सट्रीम्स पर ही गर्मी होती है। ऐसे समय में किस तरह खेती को उन्नत बनाया जाए, सस्टेनेबल बनाया जाए, यानी लाभकारी बनाया जाए। तो ये विचार हैं सीमा विजय मैडम के, कार्यक्रम प्रमुख महोदया दूरदर्शन। आपकी सोच रहती है और आपकी नीति रहती है कि किसानों के बीच में जाएं और किसानों की बात को सुनें, किसान वैज्ञानिक संवाद करें कि आखिर किसान चाहते क्या हैं और उन्हें किस तरह से अच्छा तकनीकी ज्ञान मिल सके। और इनमें दूरदर्शन की टीम को पूरा सहयोग मिलता है, हमारे कुशल मार्गदर्शन, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इनका। एक बार जोरदार तालियां हमारे सारे एक्सपर्ट्स के लिए। अब हम मिलते हैं डॉक्टर DS भाटी साहब से, मुख्य वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र तवीजी अजमेर। आप एक्सटेंशन के हैं और आपसे हम जानते हैं, आप सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि कृषि में सबसे बड़ा महत्व आज हो गया है प्रसार का, आज हो गया है विस्तार का। लैब टू लैंड का जो कंसेप्ट है कि किस तरह से हमारी जो नए जो प्रयोग हैं वो सारे लेबोरेटरी से निकलकर किसान के खेत तक पहुँचे। और इसलिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे जो विस्तार के एक्सपर्ट हैं, वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रगति और विकास का
आज किसान और कृषक महिलाएं, कृषक युवा, वो सभी जो है तकनीकी रूप से अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और उसके पीछे का कारण है कि हम आज जो है नई तकनीकों से जुड़ गए हैं, जिसके अंदर मोबाइल है, इंटरनेट है, और उसके साथ साथ में जो है जैसे कई प्रोग्राम किसानों से संबंधित डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहे हैं। उनके कारण हम जो है लैब से निकली हुई सूचनाओं को तुरंत जो है किसान के खेत तक पहुंचा पा रहे हैं। हमारा किसान आज सजग हो गया है और ऊर्जावान है। तो कृषि विज्ञान केंद्र इसमें एक भूमिका निभा रहा है कि हम जो भी नई तकनीक आती है उसका यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन करने के पश्चात हम एक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। और प्रशिक्षण से किसान को जो तकनीकी के बारे में जानकारी मिलती है, उस तकनीकी को सीख कर वो अपने गांव में जाकर उसे उपयोग में ला रहा है। उपयोग के अंदर जो उसे असुविधाएं हो रही है या जो उसका जो गैप है, उसको हम पूरी तरह फॉलोअप करके और पाट रहे हैं। और उसी के कारण जो है आज हमारा किसान इस स्तर पे आ गया है कि जो व्यापारी वर्ग है वो भी इस विचार में सोच में पड़ गया है कि क्यों ना कृषि को अपनाई जाए। हमारे जो युवा किसान हैं वो नई पीढ़ी के किसान हैं और जागरूक किसान हैं, तो वो ये जानते हैं कि खेती जो है उन्नत की खेती करेंगे तो फ़ायदा होगा। तो उसके अंदर जैसे हाईटेक हॉर्टिकल्चर है, मशरूम उत्पादन है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, रेशम कीट उत्पादन है, इस प्रकार के व्यवसाय करने के लिए हमारे किसान आगे आ रहे हैं। और यही हमारी एक सफलता का राज है कि जो इतने वर्ष से हम प्रसार और प्रचार कर रहे हैं, उसका आज हमें सफलता का परिणाम प्राप्त हो रहा है। मेरा नाम लक्ष्मण गैणा, मैं यहाँ तबीजी का रहने वाला हूँ और मैं ऑर्गेनिक खेती भी करता हूँ। जैसे बाटी सर ने बताया, ऑर्गेनिक खेती भी करता हूँ और बायोगैस प्लांट मैंने पिछले 5-6 सालों से लगा रखा है और उससे गैस और सैलरी दोनों निकलती है। तो उस गैस का तो हम जैसे खेती के उपकरणों में या इंजन वगैरह चलाने में या कुछ पशुओं का खाना जो है फोडर, उसको पकाने में काम में लेते हैं। उससे निकलने वाली सैलरी जो हमारे अभी वो टैंकों में पड़ी रहती है, उसको पाइपों के द्वारा खेतों में चलाते हैं, जिससे खेती ऑर्गेनिक होती है तथा खेतों की उपजाऊता बनी रहती है। लेकिन हमारे पास जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि उस सैलरी का हम कैसे मतलब आगे उसका वो कर पाए और उसकी मार्केटिंग हो पाए और उससे हमें 2 पैसे की आमदनी हो जाए। आपने जो प्रश्न किया है अभी हमारे किसान भाई ने, उससे संबंधित जवाब देने के लिए हमारे बीच में एक और एक्सपर्ट हैं, संयुक्त निदेशक पशुपालन सुनील गिया साहब। आपसे जानते हैं कि इनकी किसान भाई की जो जिज्ञासा है वो किस तरह से आप बताएंगे और क्या किसान को करना चाहिए। गोपालन विभाग की तरफ से एक गोकास्ट मशीन गौशालाओं को वितरित की है और पशुपालक यदि उसमें चाहेगा तो वो हम उनको भी उपलब्ध करा देंगे सब्सिडी रेट पर। उसमें जो गोबर का उत्पादन हो रहा है, अभी तो आप कंपोस्ट खाद तो बना ही रहे हैं, उसके अलावा जो भी गोबर आप क्या 1 रुपये 2 रुपये किलो आपके यहाँ से जाता है, उसकी बजाय यदि आप उस गोकास्ट मशीन से गोकास्ट बना के उसको बेचेंगे तो जो अभी रेट अभी 2 गौशालाओं में चल रहा है काम, मनीष गौशाला किशनगढ़ और तिजारती गौशाला ब्यावर, वहाँ पे गोकास्ट मशीन से उस गोबर से गोकास्ट का उत्पादन हो रहा है और वो 8 रुपये किलो के हिसाब से वो बिक रही है, जिससे कि आपका जो वेस्ट मटेरियल पड़ा है आपके डेयरी फार्म पर, उसका सदुपयोग हो रहा है। प्लस जो लकड़ियाँ काट के शमशान में अपन जलाते हैं, उसके बजाय यदि उस गोकास्ट का उपयोग किया जाए तो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है और दूसरा जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसका भी सदुपयोग हो रहा है। तो राज्य सरकार ने अभी ये योजना चला रखी है गोकास्ट मशीन की, थोड़े दिनों में अब पशुपालकों को भी उपलब्ध हो जाएगा। अभी गौशालाओं में दी है वो मशीनें और थोड़े दिनों में पशुपालक के पास भी उपलब्ध हो जाएगी, तो वो उससे आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका उपयोग हो पाएगा। दूसरा जो पशुपालन की विभिन्न योजनाएं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको देना चाहता हूँ। आप सभी पशुपालक, क्योंकि कृषि और पशुपालन एक साथ चोली दामन का साथ रहता है, साथ साथ ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग होती है जिसमें जिसके पास भी पशु भी है और वो कृषि का काम भी करता है। तो विभाग राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं जो आपके फायदेमंद है आपके लिए चलाई जा रही है, उसमें सबसे एक तो गोकास्ट मशीन का आपको बताया था। दूसरा, अगर यदि किसी का पशु बीमार है और वो उसके लिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है,
1962 नाम का एक नंबर है जो मोबाइल वेटनरी यूनिट चल रही है। पूरे जिले में 19 मोबाइल यूनिट है यहाँ पर। आप 1962 पर कॉल करो, आपके पास घर बैठे निःशुल्क सुविधा उपचार की मिलेगी आपको। उसके अलावा मंगला पशु बीमा योजना, इसमें आपके पशु की यदि अकाल मृत्यु हो जाती है तो आपके पास कोई भी साधन उसको रिकवर करने का नहीं रहता है, तो उसके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है, मंगला पशु बीमा योजना। उसमें आपको कोई प्रीमियम नहीं देना, पूरी निःशुल्क योजना है। उसके द्वारा आप 40,000 रुपए का एक पशु का बीमा आप निःशुल्क करवा सकते हो। इसके अलावा जो आवारा पशु की समस्या सबसे ज़्यादा है, खेतों में आवारा पशु घूम रहे हैं, विशेषकर नर पशु, उसके लिए सरकार ने एक सेक्स सॉर्टेड सीमन भी अभी स्टार्ट किया है। उस सेक्स सॉर्टेड सीमन में क्या होगा कि केवल बछड़ियाँ ही होगी, 90% चांसेस उसमें केवल बछड़ियाँ होने के रहेंगे। हमारे सभी पशु चिकित्सालय में उपलब्ध है। 60 रुपये उसकी कॉस्ट है। 60 रुपये में आप अपने पशु का वहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उस सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि वो ब्राजील से आए हुए सीमन से अगर आप अपनी गिर गोवंश का कृत्रिम गर्भाधान कराओगे तो उसका प्रोडक्शन है 11,000 से लेकर 14,000 लीटर एक उसमें, मतलब आपका 2.5 से 3 गुना दूध उत्पादन बढ़ेगा। पशुपालकों के हित को देखते हुए 100 रुपये में वो सीमन हर पशु चिकित्सालय में उपलब्ध हो जाएगा, जिससे आप अधिक से अधिक फायदा उठा सके और अपने पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ा सके। मेरा नाम कालू सिंह है, मैं ग्राम नागपा से हूँ। मैं पिछले 1 साल से जीरे की खेती कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसमें काफ़ी समस्या आ रही है, तो मुझे उसमें सजेस्ट कर, क्योंकि जब सर्दी होती है तब जो पाला पड़ जाता है उसमें। और इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एनआरसी बीजी मसाला में किस प्रकार अपना कार्य कर रही है, तो उसमें भी मुझे कुछ जानकारी उपलब्ध कराओ। कालू सिंह जी का प्रश्न है कि जीरे की खेती करते हैं और जीरे की खेती में उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीरा एक जोखिमपूर्ण क्रॉप है जिसे लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपके लिए संस्थान है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान। हमारे यहाँ तो राजस्थानी में कहा भी जाता है कि जीरो जीवरो बैरी रे मत बाओ मारा प्यूजी जीरो। तो देखिए, जीरा बहुत ध्यान से करना होता है। अब इस प्रश्न का जवाब देने के लिए हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर विनय भारद्वाज सर हैं। जैसा कालू जी ने पूछा कि जीरा का उत्पादन हम कैसे और बढ़ाएं, उसके लिए संस्थान बहुत कुछ कार्य कर रहा है। पहली बात तो ये कि ये हमें जानना बहुत आवश्यक है कि पूरे राजस्थान में और गुजरात में, जो कि लगभग पूरे भारतवर्ष का 95% हम जीरा, बल्कि 100% ही जीरा ये पूरा जो प्रदेश हैं वो मिलकर पैदा करते हैं, और पूरी दुनिया का लगभग 80% हम ही पैदा करते हैं। लगभग 70% तक की निर्यात जो है वो केवल भारतवर्ष जीरे का कर पा रहा है। लेकिन पिछले सालों में आपने देखा होगा, जैसा कालू जी ने कहा, कि केवल एक प्रजाति ही केवल पूरे दोनों प्रदेशों में प्रचलित थी। लेकिन हाल ही के दिनों में हमने जो एक केवल वैरायटी थी GC4 को लेके, उसके बाद अनुसंधान किए। अभी हाल ही के वर्ष में हमने 3 और प्रजातियां बनाई हैं, और वो प्रजातियां बहुत जल्दी ही किसान भाइयों को उपलब्ध होंगी। परंतु अच्छी बात यह है, जैसा इन्होंने कहा, कि ये जो GC4 वैरायटी थी जो कि काफ़ी प्रचलित थी, उसमें बिल्ट की जो रोग था उसकी काफ़ी अधिक प्रतिरोधिता थी। आने वाले समय में, जैसे परिहार जी ने कहा, जीरा जीव का वेरी है, और उसमें कहीं ना कहीं एक ब्लाइट आती है जिसे हम अल्टरनेरिया ब्लाइट कहते हैं। इस संस्थान ने उसके ऊपर भी बहुत कुछ कार्य किए हैं। हमारे पास कुछ एक ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं जिन्हें आप सब जानते होंगे किसान भाई, कि बहुत सारी रिजेक्शंस पिछले साल में लगभग 60 से अधिक रिजेक्शंस एक्सपोर्ट में, जब हमने यूरोपियन यूनियन को और बाकी विदेशों में भेजे तो रिजेक्शंस आई, और उसके बहुत सारे कारण थे। उनमें पेस्टिसाइड का मिलाप होना, उसमें एमएलओज मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होना, उसमें इथिलीन ऑक्साइड का होना, और बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनके कारण हमारी रिजेक्शंस रही। मेरा मानना है कि इस संस्थान ने जिस तरह की प्रौद्योगिकियां दी हैं, उनमें से एक बड़ी प्रौद्योगिकी है कि आप किस तरह से पेस्टिसाइड की फ्री कल्टीवेशन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। और उसमें हम लगभग रिकमेंड करते हैं किसान भाइयों को, जो भी जैसलमेर से लेके बाड़मेर तक किसान हमारे जीरा उगाते हैं, कि आप पेस्टिसाइड फ्री कल्टीवेशन के लिए हमारे पास आएँ, हमसे उन विधाओं को लें। वो क्या क्या आयाम हो सकते हैं, वो क्या क्या ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशंस हैं, उनको यूज़ करें, और कहीं ना कहीं आप उनको यूज़ करते हुए पेस्टिसाइड फ्री उनकी कल्टीवेशन कर सकते हैं। ये संस्थान ना केवल जीरे के लिए ही, बल्कि मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ अजमेर के साथ के ज़िलों के यहाँ पे उपस्थित हैं,
मैं उन्हें ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे संस्थान ने एक बड़ी सीड प्रोसेसिंग यूनिट अभी रिसेंटली लगा लिया है। आप कभी भी जब भी यहाँ पे अपना जीरा या कोई भी बीज या मसाला, या मैं तो कहता हूँ दूसरे कोई भी सीरियल फसलें, गेहूँ हो चावल हो, उनको लाएंगे, उनको अगर आप सॉर्ट करना चाहेंगे, ग्रेड करना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं इस सीज़न के बाद के अंत में आप लोगों को वो सुविधा भी हम प्रदान करने के लिए सहायक रहेंगे। इस संस्थान ने पिछले 25 वर्षों में लगभग 24 अलग अलग प्रजातियां बनाई हैं, लगभग 35 अलग ऐसी प्रौद्योगिकियां दी हैं जिनमें जीरे के साथ साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसकी ग्राइंडिंग आप कैसे कर सकते हैं। लो टेम्परेचर पे अगर आप इसको ग्राइंड करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रायो ग्राइंडिंग। अगर लो टेम्परेचर पे हम मसालों को पीसते हैं तो आप जानते हैं कि 40 से 50% तक आप असेंशियल ऑयल्स, जो कि जिनके कारण उनकी क्वालिटी मेंटेन होती है, तो उसको आप कैसे मेंटेन करें। मेरा मानना है कि आप सभी साथी ज़रूर हमारे संस्थान में भी पधारें और देखें कि किस तरह के काम वहाँ पे हो रहे हैं और उनको ज़रूर अपनी डे टू डे उसमें अपनाएं। हमारे के साथ प्याज आज बोते हैं तो मिर्ची वगैरह लगाते हैं, उनमें बहुत दिक्कत आती है। भाव में किसान के वो दवाई वगैरह में कोई रोग वोग हो जाता है। अभी किसान भाई ने जो क्वेश्चन पूछा है वो मिर्ची के और प्याज के सिलसिले में पूछा है, बीमारी के और कीट लगते हैं जो है। देखिए दोनों फसल जो है इसमें कीट और बीमारी रोगों का प्रकोप काफ़ी हद तक होता है। हालांकि इस फसल के बारे में हम ये कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बस आवश्यकता इस चीज़ की है कि आप समय पे उसका दवा का उपयोग करें। हमें ये नहीं देखना है कि हम दूसरा किसान डाल रहा है तब हम डालें। अगर आप उसको पहचानते हैं, अगर दवा का इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें परेशानी आती है। अगर हम प्याज के देख लें तो प्याज में अगर हम देखते हैं, प्याज जो सूखने लगता है उसमें थ्रिप्स एक कीट होता है, बहुत छोटा सा कीट होता है जिसको हम थ्रिप्स बोलते हैं। अमूमन प्याज के ऊपर नहीं दिखता। प्याज का अगर आप जो पत्ती होती है अगर हम उसको खोलें तो उसके अंदर दिखता है सफ़ेद रंग का छोटा छोटा सा, वो चूसता रहता है जो है। ये गंभीर समस्या है जिससे आप देखते हैं कि वो प्याज सूखने लगता है, आप लगता है कि कोई बीमारी। दूसरी एक राट की प्रॉब्लम है। ये दो मुख्य समस्या हैं प्याज में। इन दोनों को अब इसमें हमें ये जानना आवश्यक है कि इसका प्रकोप किस समय होता है। तो इन दोनों चीज़ों का, राट का प्रकोप आप जब ट्रांसप्लांट करते हैं उसी समय से हो जाता है, और ट्रांसप्लांट करने के लगभग 20 से 25 दिन बाद थ्रिप्स इस कीट का भी प्रकोप शुरू हो जाता है। अब इसके लिए हम दवा डाल सकते हैं। हम दवा दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो आप जो बाज़ार में रसायन उपलब्ध है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे बिना रसायन वाली चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर रसायन का उपयोग करना चाहते हैं तो उसमें मैंकोजेब से हमें उसको ट्रीट करके ट्रांसप्लांट करना चाहिए। और जितने भी ये चूसने वाले कीट हैं, जो थ्रिप्स का हम बात कर रहे हैं, इसके लिए दवा आती है थायोमेथाजाम, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 ग्राम पर ml पर लीटर के हिसाब से। अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी और हार्जेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तथा अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं ऑर्गेनिकली कीट को, थ्रिप्स को, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। जो हिरसुटला हमारे पास है, वर्टिसिलियम आता है, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अगर हम शुरुआत के दौर पे इसको कंट्रोल नहीं किए तो इसका प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपके हाथ में फसल कुछ भी नहीं लगेगी। दूसरा, आप मिर्ची की बात किए। मिर्ची में एक प्रमुख रोग लगता है जिसमें माइट, जिसको हम मकड़ी बोलते हैं, वो लगता है। और दूसरा एक बीमारी जिसको एंथ्रेक्नोज बोलते हैं। ये दो बहुत ही गंभीर समस्या है इस एरिया में। इसको भी हम अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रिप्स जब हम मिर्ची का ट्रांसप्लांट करते हैं उसके 10 दिन से पहले ही आप समझिए कि उसका प्रकोप शुरू हो जाता है। ये कि बहुत ही गंभीर समस्या है और ये जहाँ भी मिर्ची लगाई जाती है हिंदुस्तान के चाहे किसी भी कोने में, वहाँ पे ये समस्या पाई जाती है। फिर एक दूसरी एंथ्रेक्नोज, जो कि जहाँ से मिर्ची लगती काली होने लगती है और काली होकर फली नहीं लगती, मिर्ची बनती नहीं, गिर जाती है। ये दो गंभीर समस्या हैं। इसका भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कंट्रोल सकते हैं और बिना किसी लॉस के हम पूरी तरह से फसल का उत्पादन ले सकते हैं।
तो ये था आज हमारा विशेष कार्यक्रम किसान वैज्ञानिक संवाद कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर से। और किस तरह से किसानों ने प्रश्न पूछे, इनकी क्या जिज्ञासाएं रही, हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके जवाब दिए। आगे भी हम आपको राजस्थान के अलग अलग जिलों में ले जाएंगे, किसान वैज्ञानिक संवाद करवाएंगे और आप किस तरह से अच्छी खेती कर सकें, गुणवत्तापूर्ण खेती कर सकें, बाजार आधारित खेती कर सकें, अच्छा लाभ कमा सकें और साल भर अपनी आमदनी को सुनिश्चित कर सकें। यही हमारा प्रयास है, यही दूरदर्शन के कृषि कार्यक्रम का प्रयास है। किसान की समृद्धि, किसान की संपन्नता और किसान की उत्पादकता और किसान का अनुभव और किसान की तकनीकी सब एक साथ आगे बढ़े, तभी किसान खुशहाल हो सकेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। एक बार जोरदार हम तालियों के साथ अभिनंदन करना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की टीम का, पूरी कृषि विज्ञान केंद्र के एक्सपर्ट्स, NRCSS और हमारे दूरदर्शन कार्यक्रम प्रमुख महोदय, सहायक निदेशक कार्यक्रम। और दूसरा आभार आप सभी का कि इस गर्मी के सितम में आप सब ने अपनी मौजूदगी से इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया। और विशेषकर मातृशक्ति को हम प्रणाम करते हैं, महिला किसानों को प्रणाम करते हैं। और इन्होंने इतने रोचक प्रश्न पूछे जिनका एक्सपर्ट्स ने जवाब दिया। युवा किसानों को भी बहुत बहुत इस अवसर पर हम साधुवाद देते हैं। आप सभी देश की ऊर्जा हैं, आप सभी देश की शक्ति हैं, राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़े संवाहक बन सकते हैं, कृषि विकास में बहुत बड़े संवाहक बन सकते हैं। इस मानसिकता के साथ आप खेती किसानी में आइए। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और एक बार फिर से आभार कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर की टीम का। जय जय किसान, जय जय राजस्थान, जय जय भारत। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।